वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आज की क्लास को ज्वाइन करें और हम लोग देखेंगे आज की क्लास जो कि मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित है। और हम लोग अभी तक इसके आगे एंशिएंट हिस्ट्री पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। मेडिवल हिस्ट्री में भी हम लोग पहुंच चुके हैं विजयनगर साम्राज्य में। और ये सारी के सारे प्रश्न वनडे एग्ज़ाम, पीपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न जो हम करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ये बीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न 26 नंबर से। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है आपका सी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने पहले इस्लाम स्वीकार कर लिया था और बाद में विद्यारण्य नाम के एक ब्राह्मण के सानिध्य में आने के बाद इन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपनाया और कर्नाटक वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और काफ़ी फेमस जगह पर है और अभी G20 की मीटिंग भी हम्पी में की गई थी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका डिटेल। तो देखिए ऑप्शन सी इज़ राइट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों द्वारा किया गया था और इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलिए और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन 27। तो देखिए विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। बहमनी साम्राज्य से गोवा को जिसने छीन लिया था वो कौन था? हरिहर प्रथम या फिर हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या फिर देवराय द्वितीय। ये प्रश्न है आपके लिए 27 और इसके आंसर की तरफ चलिए। ऑप्शन बी इज राइट, दैट मीन्स हरिहर द्वितीय है जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीन लिया था। सो ऑप्शन बी इज राइट। आगे चलिए देखिए इसके डिटेल को। तो हम लोग इसके डिटेल को देखते हैं और देखिए ये डिटेल आपके सामने है। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को उसने जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया, मतलब उसको भी दबाव में ले लिया। और बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर क्या किया? अटैक किया, किंतु सफल नहीं हुआ। और हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। वह शिव यानी विरूपाक्ष, आप कर्नाटका में शिव को विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है, तो शिव यानी विरूपाक्ष का उपासक था और इसीलिए आपने नाम सुना होगा कि कर्नाटक में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं विरूपाक्ष मंदिर। तो चलिए 27वें के बाद 28वें प्रश्न पर चल दिए और ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? क्या कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इस्माइल आदिल खान या फिर गजपति के साथ? तो ये प्रश्न है और देखिए सिंपल सा प्रश्न है क्योंकि गोलकुंडा के राजा के बारे में बात कर रहा है तो कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का राजा था, उसी के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। आइए डिटेल देखते हैं। तो देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब क्या हुआ कि तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविद आदि के किले जीत लिए। और इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया और कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। तो देखा कृष्णदेव राय ने कुतुब शाही सेना को पराजित कर दिया है। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, 29 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? तो आप सभी को पता है, अच्छे से पता है कि उस समय पर सबसे ज़्यादा मेडिवल काल में आप देखेंगे तो वित्तीय व्यवस्था का मुख्य जो विशेषता थी वो क्या थी? वो सभी के लिए एक ही थी, वो थी भू राजस्व। ऑप्शन बी इज राइट। सभी के लिए, आप किसी भी, चाहे अकबर के समय को देखेंगे या फिर उससे पहले वाले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, सभी समय आप देखेंगे कि भू राजस्व ही मेन था। आज के समय भू राजस्व मेन नहीं है। तो देखिए विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले टैक्स,
और सामाजिक और तथा सामुदायिक कर अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड और भूमि की भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूं कि हमेशा भारत में हमेशा एक आदर्श स्थिति देखी गई है। हमेशा जितने भी भारतीय राजा परिवार हुआ उस सभी ने क्या किया कि करीब करीब 1/6 ही लेता था। बहुत ही एक ही दो बार यहाँ पर हुआ, जैसे आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी हो या फिर जो हमारे पास MBD है मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके शासनकाल में 50% तक राजस्व लिया जाता था, 50%। बाकी हमेशा 1/6 ही लिया जाता रहा है। आप देखेंगे तो अशोक के समय से। तो देखिए आगे चलते हैं। शिष्ट यानी भूमि कर नामक कर, देखिए भूमि कर नामक राजस्व, भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था और साथ ही केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 या अस्थवन या अथवन कहा जाता था। कहा जाता था? केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपके पास और देखिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर मिलता है? क्या बीजापुर में, गोलकुंडा, बड़ौदा या हम्पी या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो आपको बताता चलूँ हम्पी में, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है और यहाँ पर मिलता है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं। और साथ ही देखिए आंसर सी और इसका डिटेल देखेंगे हम लोग ऊपर की तरफ। ये रहा, देखिए हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित हैं और विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर, आप देखिए इस मंदिर को नेट पर सर्च कीजिएगा, बहुत ही शानदार मंदिर है और टोटल बसाल्ट जो पत्थर हैं उनसे बना हुआ है, ग्रेनाइट से, ठीक है, ग्रेनाइट से। तो विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। आगे चलिए दीवान-ए-अर्ज क्या है? दीवान-ए-अर्ज विभाग संबंधित था किससे? शाही पत्राचार, विदेश विभाग, रक्षा विभाग या फिर वित्त विभाग या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए शाही रक्षा विभाग से संबंधित था दीवान-ए-अर्ज और इसे शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बलबन को जाता है। बलबन, गुलाम उनसे संबंधित ये भी है, बलबन इसको जाता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो दीवान-ए-आरिज या आरिज ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ममालिक का विभाग ही दीवान-ए-अर्ज कहलाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, जैसा कि अभी मैंने बताया। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? क्या रायगढ़ थी, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर? तो आपको मैं बताता चलूँ, रायगढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट और डिटेल देखिए तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के विश्वेश्वर उर्फ गंग भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया और क्षत्रिय वो सभी हैं जिन्होंने धर्म और जो है लोगों की रक्षा के लिए तलवारें उठाई, वो सभी क्षत्रिय हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कर्म के आधार पर लोग बनते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। आज जो कुव्यवस्था व्याप्त हो चुकी है वो अलग बात है, अदरवाइज हमारे यहाँ तो हमेशा से जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर जाति में डिवीजन होता था। आगे चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? क्या अलाउद्दीन हसन था, फिरोज शाह था, महमूद गवा था या फिर आसफ खान था? तो मैं आपको बताता चलूँ बहमनी राज्य का जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन ए इज राइट। और देखिए दक्कन के अमीरान-ए-सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। जफर खान जिसे हसन गंगू कहा जाता था 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में इसने सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डली। आप देख रहे हैं 1336 में 1336 में होती है स्थापना विजयनगर साम्राज्य की और 1347 में होती है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और आगे चलते हैं, देखिए उसने गुलबर्गा, ये कर्नाटक में ही स्थित है, को अपने नव संस्थापित राज्य की राजधानी बनाया। किसने? तो बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और उसका नाम क्या रखा? एहसानाबाद। देखिए क्या है ना, जो भी एक प्रशासक एक समय शासन पर आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी राजधानियों के नाम रखता है और देखिए गुलबर्गा का नाम चेंज होकर एहसानाबाद हो गया था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने
उसने इसे 4 तरफों तथा अथवा तरफों या प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। पहली चीज़ आप ये देखिए, ये दौलताबाद है, देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद कर दिया था किसने? एमबीडी ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो देखिए गुलबर्गा, बरार, बीदर प्रत्येक प्रांत के एक शासक के अधीन किया, और गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था, और दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करके नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का भी आदेश दिया। किसने? तो यही महमूद गवां, या फिर इसे अलाउद्दीन हसन जो है, हसन गंगू जिसे कहते हैं, बहमनी का संस्थापक जो है बहमनी राज्य का। इसे आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? क्या मराठा भू राजस्व प्रथा से, तालुकेदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। और देखिए इस प्रश्न को, तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, और इस काल में दोस्तों मराठा जागीरों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि जो उनके निर्वहन के लिए प्रोवाइड की जाती थी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है, और देखिए 35 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई, ये 4 हमारे पास दे रखा है, और इनमें से कौन से हैं जो भूमि उत्पाद पर लगते हैं? तो देखिए कौन कौन से लगते हैं। क्या ऑप्शन आपके पास दे रखा है? ओनली 1 एंड 2, ओनली 1, 2, 3 एंड 1, 2, 1, 3, 4। तो देखिए आंसर डी इज राइट। 1 यानी खराज, 3 यानी उस्र, और जो है मुक्तई, जबकि खुम्स नहीं था। आइए देखते हैं, खुम्स नहीं था तो फिर खुम्स था क्या? तो देखिए खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं अपितु लूट का धन था। जब भी सेनाएं किसी क्षेत्र विशेष में जाती थीं युद्ध के लिए, तो उस क्षेत्र में जीतने के बाद या उस क्षेत्र को लूटने के बाद जो धन प्राप्त होता था उसे बोलते हैं खुम्स। और देखिए खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था धन है, और इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग राजकोष में यानी राजा के पास जमा करा दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन 2 लोगों ने क्या किया? उल्टा कर दिया। देखिए क्या किया इन्होंने किया कि 4/5 भाग राजकोष में और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा इसने लिया ही नहीं, सिकंदर लोदी ने सैनिकों को ही बांट दिया। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, और 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अभी मैंने आपको बताया कि 2 सुल्तान हैं सल्तनत काल में जिन्होंने 50% राजस्व का दावा किया है। उनमें एक तो अलाउद्दीन खिलजी है और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए सी हो जाएगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो है ही। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे, और उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया, अनाज के रूप में। और इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व की 1/3 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। बलबन हो या इल्तुतमिश हो, उससे पहले 1/3 से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण किया। और यद्यपि इस प्रश्न का आंसर क्या है? सी विकल्प है। डी दोनों, सी और डी दोनों सही है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर सी माना है, लेकिन आपको मानना है इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि दोनों के शासनकाल, चाहे वो कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो, दोनों 50% राजस्व लेते थे। चलिए 37वें नंबर प्रश्न पर आइए। देखिए प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित, किस मुस्लिम संप्रदाय से? क्या सोहरावर्दी संप्रदाय या फिर ऋषि संप्रदाय? और आगे चलेंगे, इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ मिलेंगे, या फिर चिश्ती संप्रदाय या फिर फिरदौसी संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपको बताते चले ऑप्शन ए सही है, यानी भारतवर्ष में जो सोहरावर्दी संप्रदाय से ये संबंधित थे शेख। तो देखिए भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया
इससे संबंधित सुहरावर्दी संप्रदाय से, और इसका प्रारंभ कब हुआ? 1182 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और देखिए सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि नाम इसमें शामिल हैं। और साथ ही इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे, यानी ये लोग धन संपत्ति इकट्ठा करने में विश्वास रखते थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये लोग राजाओं के दरबार में भी रहते थे, क्योंकि राजा इन्हें पर्याप्त संपत्ति देते रहते थे। आगे देखिए, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? किसने? क्या बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह या फिर इस्लाम शाह, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? देखिए आंसर इज ई, यानी एक से अधिक। तो देखिए आइए चलते हैं। देखिए इस्लाम शाह जो कि शेर शाह का पुत्र है, इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को क्या किया? 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। और संभवतः शेर शाह के समय भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? ई माना है। ई माना है कि मतलब ये कि दो, एक से अधिक। आंसर चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन हमारे पास है 39। जवाबित का संबंध किससे है? क्या राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से? ये प्रश्न है आपके लिए। और आंसर देखिए, राज्य के कानून से। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। और देखिए क्या इसका मतलब क्या है? तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है, ठीक है, जो जवाब दे। और देखिए 40वें प्रश्न पर आइए। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? क्या टंका चांदी और तांबा के बने थे, सोना चांदी और तांबा के बने थे, चांदी जस्ता तांबा के बने थे, या फिर सोना जस्ता और तांबा के बने थे? तो देखिए आंसर ए है, यानी कि टंका और शशगनी चांदी और चांदी के बने थे, जबकि जीतल तांबे का होता था, ये आप जानते हैं। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये हम लोग जानते हैं, और शशगनी भी चांदी का होता था। तो आइए इसके डिटेल देखिए। तो ध्यान दीजिए, सल्तनत काल में टंका चांदी और जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित कराए गए थे। और शशगनी भी चांदी का सिक्का होता था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था, यानी 1:48 का था, दोनों में अंतर, टंका और जीतल। यानी अगर 48 आप जो है जीतल देते हैं तांबे के, तब आपको 1 टंका मिलेगा, ठीक है, जो चांदी का होता था। आगे चलिए, देखिए भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ? 12वीं, 13वीं शताब्दी, 14वीं या 15वीं शताब्दी, या कोई नहीं है, एक से अधिक? आंसर है 12वीं शताब्दी। और आपको ये बताता चलो कि कागज का सबसे पहले प्रयोग जो किया बनाने का काम, वो चीनियों ने किया, ठीक है। तो वहीं से चीनियों से भारत में आया। और इसका हम लोग आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं इसका डिटेल। तो देखिए ध्यान दीजिए, विश्व में, ये देखिए जरा, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, रखा हुआ है, जिसका शीर्षक है पंचरक्षा। और भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है ये, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 42 है। तबकाते नासरी का लेखक कौन है? क्या है? क्या वो मिनहाजुस सिराज है, शेख जमालुद्दीन है, अकबर अलबरूनी है, या फिर जियाउद्दीन बर्नी है? तो तबकात ए नासरी का लेखक है मिनहाजुस सिराज। ऑप्शन सी इज राइट। तो देखिए तबकात ए नासरी मिनहाजुस सिराज का ग्रंथ है, जो कि सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित है। और यह ग्रंथ 23 अध्यायों में बटा हुआ है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, मिनहाजुस सिराज की तबकात नासरी का। और इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष दोस्तों वर्णन मिलता है। और साथ ही मिनहाज प्रथम इतिहासकार था, जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नाम की मुद्राएं प्रसारित की, खुतबा पढ़वाया, यानी उसमें लिखवाया। और आगे चलेंगे,
देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास 43 और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, मंदिर मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो देखिए उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न ए जो है सभी के लिए सही है। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा उन्होंने जिनके जो उनके जो भक्त थे जिस बात को समझते हैं। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, ठीक है, लेकिन कुछ ने विरोध भी किया, जैसे आप देखेंगे तो कबीर, ठीक है। स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरोहित वर्गों में सभी में नहीं पाया जाता कि सभी ने प्रोत्साहित किया। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सभी ने नहीं नकारा, लेकिन ऑप्शन ए इज सभी के लिए लागू होता है। तो देखिए भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया और उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि जो है भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। साथ ही भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी हुआ। आप देख रहे हैं जितनी भी प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं आज देखने को मिलती हैं, मराठी, तमिल, तेलुगु, सारी की सारी जो है ये भक्ति आंदोलन। तमिल आप देखेंगे तो तमिल इससे बहुत पहले की है, लेकिन अन्य जो भी भाषाएँ हैं वो सारी की सारी भाषाएं लगभग इसी समय डेवलप हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है। इसको देखिए ज़रा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? क्या जलालुद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से या मोहम्मद बिन तुगलक से? तो ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी से। निजामुद्दीन औलिया जो जिनका मज़ार दिल्ली में है, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। और देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। और वो क्या किए, कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। और इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। ये प्रश्न हो गया। आगे चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है और देखिए दूसरा थोड़ा सा और डिटेल इसका देखिए। अलाउद्दीन ने जब उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो वे शेख्स ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा अंदर आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। और उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया और वे महबूब इलाही के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो अलाउद्दीन जो हमारे पास ये हैं जो संत हैं उस समय दिल्ली के, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखें, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया जो हैं, सॉरी नाम भूल रहा हूँ मैं। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया को ही हम लोग बोलते हैं महबूब ए इलाही, यानी ईश्वर की प्रेमिका। आगे देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12 मासी की रचना किसने की? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रसखान ने? तो आंसर देखिए सी इज़ राइट, मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। जिन्होंने पद्मावत की रचना की है उन्होंने ही पद्मावत, अखरावट, 12 मासा आदि की रचना की है। तो आइए देखते हैं ज़रा। तो देखिए 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हमारे पास क्षेत्र है यूपी का, वहाँ के मेनली निवासी थे। और देखिए जायसी पद्मावत, अखरावट आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण जो योगदान है। और देखिए जो पूर्व का सिराज बोलते हैं, हम लोग पूर्व का सिराज किसे बोलते हैं कमेंट करके बताएंगे। और वहीं उसी राज्य में सरकी शासकों के राज्य में मलिक मोहम्मद जायसी रहते थे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? क्या उसका घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा पद्धति या फिर अफगानों की आपसी फूट? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है हमारे पास? देखिए इसका आंसर यहाँ पर बी दिया हुआ है, उसकी सैन्य कुशलता। और उसकी सैन्य कुशलता के साथ ही देखिए आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और इसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। और बाबर की सैन्य संख्या लोदी की सैन्य संख्या से कम थी, फिर भी उसने उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री बाबर के पास पहुंची। और जो है इब्राहिम लोदी स्वयं
एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था। जो अपनी पुस्तक को लिखता है बाबर, अपनी पुस्तक तो जो बाबरनामा है तुर्की भाषा में लिखी हुई, उसमें लिखता है कि इब्राहिम लोदी अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों से बड़ी असावधानी रखता था और वह बिना व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता तथा बिना दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, तुजुक बाबरी किस भाषा में? अभी जस्ट मैंने बताया तुर्की भाषा में लिखा है, खुद बाबर ने लिखा है। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा, जिसे हम बोलते हैं तुजुक बाबरी, और यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु क्या थी? फारसी थी। फारसी मतलब ईरान की भाषा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532, 1531, 1533 या फिर 1536 में? तो आपको बताते चलें, आंसर है 1532 में सबसे पहली बार चुनार के दुर्ग पर हुमायूं ने अटैक किया। और देखिए इसका डिटेल देखेंगे। तो देखिए, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी उसने जीत लिया। चलिए 49वें प्रश्न पर आते हैं और देखें, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया? तो हुमायूं, शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम या फिर नूरुन्निसा बेगम ने? तो हाजी बेगम के नाम से मशहूर अकबर की माँ, हाजी बेगम के नाम से मशहूर अकबर की जो मदर थी, उन्होंने अपने पति हुमायूं के लिए हुमायूं का टॉम्ब, जो हुमायूं का मकबरा है वो बनवाया, जो दिल्ली में है। और हो सके तो आप देखिए, नेट पर देखिए, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। और इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास, जो एक ईरानी जो वास्तुकार था, उसने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है और इस मकबरे के परितः यानी चारों ओर एक बाग की रचना की गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 4 बाग शैली बोलते हैं। और इस मकबरे में मैं तो घूम कर आया हूँ, आप लोग भी कभी समय लगे तो दिल्ली में है, घूम लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न आज का, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? क्या बाबर ने, गुलबदन बेगम, हुमायूं या जहांगीर? तो हुमायूं नामा की रचना उस हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की है। ऑप्शन सी इज राइट। और देखिए हुमायूं नामा में क्या लिखा है गुलबदन बेगम ने? तो बाबर की शहजादी यानी बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में लिखा उसने। और बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए यानी शुरुआत के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर और तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो, याद हो, वो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। तो ये 50 प्रश्न हमने देख लिए हैं और थैंक यू सो मच। 50 नंबर क्वेश्चन तक प्रश्न हमने देख लिया है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।